बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मंडे का दिन है, मंडे के नए शो के साथ मैं हूं अर्मिला। मैं हूं इमरान नसीर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके नए हफ्ते का आगाज हो गया है। हसल बसल में हमारे भी नए हफ्ते का आगाज हो गया है और ये हफ्ता थोड़ा सा दिलचस्प है इसलिए कि आज 14 फरवरी है। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। हम इसकी गहराई में जाए बगैर उम्मीद रखते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और वैसे ही आप प्यार मोहब्बत बांटते रहेंगे आपस में, माशरे में। ये बहुत जरूरी है, बहन भाइयों में। और हाँ बिल्कुल, मोहब्बत का कोई दिन नहीं होता, तो इसलिए हर दिन मोहब्बत को जारी रखिए एक दूसरे के दरमियान। और माशरे में सुख और सुकून की तकसीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक मस्बत सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तान में बहुत सारे वाक़यात हैं, होते रहते हैं। परसों इनफैक्ट एक खानेवाल में वाक़या हुआ, वो बड़ा ही दिल खराज था। अल्लाह सब उसका जिक्र करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन एक सवाल ज़रूर हमारे जहन में आता है कि हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है। क्या हम उस बुर्दबारी का मुजाहिरा कर रहे हैं जिसकी तवक्को हमारा मज़हब और हमारा आइन हमसे करता है? तो इसका जवाब नहीं है। हम सब ने कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करना है कि हम उस बुर्दबारी का मुजाहिरा जरूर करें। इस टॉपिक के ऊपर हमने आगे जाके इन डिटेल भी बात करनी है। ये हमारे आज शो का रहेगा ये टॉपिक। व्यूअर्स के अलावा हम कोविड की सिचुएशन के हवाले से ऑब्वियसली हम बार बार बताते हैं कि कोविड है, एग्जिस्ट कर रहा है, उससे बचना कैसे। कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो आज ही के दिन के हैं, एनसीओसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। पॉजिटिव केसेस जो आए हैं, जितने टेस्ट हुए उसमें 2662 पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी जो रेशो है वो 5.62% है, जबकि जो डेथ्स हुई हैं वो 29 है और क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं 1566 पेशेंट्स हैं जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। कल तो वज़ीर आज़म ने कह दिया कि पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त तरीके से निकल गया है कोविड से। उनकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी जब वो मुख्तलिफ सुफरा से बात कर रहे थे, साबिक सुफरा से बात कर रहे थे। खैर जी, ये भी है। इसके अलावा भारत के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं मुसलमानों को या अक़लियतों को लेकर। ये भी एक बहुत अहम मामला है जिसके ऊपर बात ज़रूर होगी। एंड विद दैट कल बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। शहबाज शरीफ साहब अपने पुराने साथियों से, बिछड़े साथियों से मिलने पहुंच गए, जिस पे फवाद चौधरी ने कहा कि उस थानेदार की क्या बात है जिसने कम से कम याद तो करा दी। वो इस तरह की मिसाल उन्होंने दी। अच्छा, उसके साथ साथ इमरान पॉलिटिकल सिचुएशन पे तो हम प्रोग्राम में जरूर बात करते हैं, पीएसएल पे भी हम जरूर बात करेंगे क्योंकि कल का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा थ्रिलिंग रहा। उसके साथ साथ पीएसएल की जो एक्साइटमेंट है, अब चूंकि 2 मैचेस कराची के लिए खत्म हो चुकी है। हाँ वैसे वाकई कराची वालों ने तो कमाल ही किया है। 6 मैचेस छक्का मार दिया उन्होंने हार के। खैर ये सब कुछ है, हम आपको बता रहे हैं। हेडलाइन देख लेते हैं, आज का लाइनअप देखते हैं और पहले घंटे का लाइनअप हमारे पास क्या है, दिन हम वापस आते हैं। तहरीक अदम एतमाद में नंबर्स की दौड़। शहबाज शरीफ की 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मुलाकात। मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है, हुकूमत का साथ छोड़ दें, शहबाज शरीफ की अपील। इत्तेहादियों से ताल्लुकात मजबूत हैं, ओपोजिशन के तिलों में तेल नहीं। तहरीक अदम एतमाद के लिए पांव पर खड़ा होना पड़ता है। हुकूमती वज़रा ने ओपोजिशन को निशाने पर ले लिया। साने खानेवाल ने पूरी कौम का सर एक बार फिर शर्म से झुका दिया। वज़ीर आज़म का नोटिस, कहा हुजूम के हाथों तशद्दुद से कत्ल के वाक़यात को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी का दिन मनाया जा रहा है। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप, हर किसी के मनपसंद शरखपुर के गुलाब जामुन। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। जनाब, लाहौर का मौसम सर्द है और सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि मौसम के साथ तब्दील हो रहा है। जैसे सर्दी से गर्मी की जानिब हम जा रहे हैं, वैसे ही सियासत में भी गर्मी आ रही है। मेल मुलाकातें शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क की सियासत में एक कहीं की हलचल रही, बड़ा अहम रहा तो गलत नहीं होगा। कुछ आपको रिव्यू दे देते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। बिल्कुल, इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी बरादरान से भी मिले, जो कि अहम मुलाकात थी। मौलाना फजलुर रहमान भी चौधरी बरादरान से मिले। MKM रहनुमाओं की भी चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई। और कल 13 फरवरी को एक बड़ा अहम दिन था जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब 14 साल के बाद मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मिले। नून लीग के वक्त में अयाज सादिक साहब थे, राना तनवीर थे, ख्वाजा साद रफीक थे, अता तारड़ थे, शबीर उस्मानी भी शामिल थे। इस मुलाकात में साल
मालिक हुसैन, शाफे हुसैन भी शरीक हुए और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी और नवाज शरीफ साहब की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन साहब की न सिर्फ खैरियत दरियाफ्त की बल्कि उनकी सेहतयाबी के लिए मुकम्मल दुआ और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। लेकिन सबको मालूम है कि ये महज सेहत का पूछा जाना तो नहीं था। बिल्कुल। और शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी बरादरान को पीडीएम के फैसलों के बारे में एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है, नाअहल हुकूमत का साथ छोड़ दें। चौधरी बरादरान ने कहा कि हम सियासी सूरत हाल पर पार्टी मुशावरत करेंगे और आइंदा आने वाले दिन जो वो बहुत अहम है और इस सूरत हाल के तनाजुर में अगर गौर के बाद लाएमल इख्तियार जो किया जाएगा। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत को गैर आइनी तरीके से खत्म नहीं करेंगे, जमहूरी तरीके से तब्दीली की बात करनी है और जल्द हुकूमत के खिलाफ अपने वोट भी पूरे कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी बरादरान की मुलाकात पर वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जब भी हालात सही होते हैं तो चूहे बिल से बाहर निकलने के लिए शोर मचाते हैं। अभी तक अपोजिशन अदम एतमाद की तारीख भी नहीं दे सकी। इन तिलों में तेल नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के लिए पांव पर खड़ा होना लाजमी है। और साथ साथ पेशकश की कि हमारा कंटेनर खाली पड़ा है, अगर पीडीएम लेना चाहे तो किराए पे ले सकती है। अच्छा, मुफ्त में नहीं ऑफर किया, किराए पे ऑफर किया है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब हुकूमत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को निशाना बना लिया है, हदफ मुकर्रर किया है और कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी को तलब करने का फैसला किया है। इस इजलास में शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के हवाले से जो करारदाद है वो भी लाए जाने का इम्कान है। इसी सारी सूरत हाल पे हमने अपना संवाद। बिल्कुल, हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर इलियास साहब मौजूद है। मोहम्मद इलियास साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। ये क्या हो रहा है इलियास भाई, सुबह सुबह हम पंजाब में सियासत, कोई मिल रहा है कोई नहीं मिल रहा, कोई ऑफेंडेड है कोई नहीं है, किसी से हम जोड़ तोड़ की कोशिश करें तो ये क्या भौचाल सा एक बरपा है पूरी सियासत में। बहुत तेजी आई है, जोड़ तोड़ की जो कोशिशें जो अब शुरू हो गई, देख लें आप, जो 14 साल बाद मुलाकात हो रही है, एक बड़ी अहम मुलाकात है। और जो कल जो मुलाकात हुई उसमें 3 सेशन हुए जिसमें चौधरी बरादरान और शहबाज शरीफ साहब आधा घंटा आपस में बातचीत करते रहे। फिर उन्होंने एयाज सादिक साहब को बुलाया, साद रफ़ी को बुलाया दूसरे सेशन में, फिर तमाम सारे इकट्ठे हुए। और ये है कि इनकार नहीं हुआ चौधरी बरादरान की तरफ। उन्होंने कहा मुशावरत करते हैं, अदम एतमाद की जो तहरीक लेके आनी है। ज़ाहिर है इससे पहले जरदारी साहब भी मिले, आप देख लें कि उन्होंने भी उनसे भी यही कहा कि हम मुशावरत करेंगे और इसके बारे में सूरत। अब ये देखें इसका जो सेकंड राउंड होता है उसमें क्या तय पाता है कि पंजाब किसके हवाले किया जाता है, मरकज़ किसके हवाले किया जाता है। क्योंकि अपोजिशन के बाद ये है कि अगर उन्होंने तहरीक लेके आनी है उसको, जैसे मौलाना फजलुर रहमान उस दिन कह रहे थे कि इसके लिए तमाम होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए। हम डेट उस वक्त देंगे जब हम अपना तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लेंगे। उसमें अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा तो कर लिया इन्होंने, अब जो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के उनको भी साथ मिलाएंगे, उनको भी कहेंगे कि इनका साथ ना दिया जाए ताकि ये इनका एक जो टास्क इनका है, एक जो हदफ है वो आसानी से ये कर लें। आपकी गुफ्तगू के पहले हिस्से से ऐसा लगता है कि बज़ाहिर अब इस वक्त इस मामले पे बात हो रही है कि अगर ये तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, चौधरी बरादरान या इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं देते, तो उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, आप ये बात कर रहे हैं? जी, आपस में और पंजाब में भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बड़ी अहम बात है ये, क्योंकि ना सिर्फ वफाक में बल्कि सूबों में भी अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे और चेंज किया जाएगा। क्योंकि अब इनकी जानिब से, अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है पहले कि -1 का फार्मूला जो कहा जा रहा था कि -1 का फार्मूला करके इन हाउस तब्दीली कर दी जाए गवर्नमेंट में, जो भी प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया जाए पीटीआई में। लेकिन अब वो कहते हैं कि -1 का फार्मूला नहीं, पूरी गवर्नमेंट को ही चेंज करना है। क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें ये देख रहे हैं, उस तनाज़ुर में देख लें। अब आप देख लें जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हो गए, उन्होंने भी अपनी मुशावरत की अपने साथियों के साथ। और जो पंजाब असम्बली में हम ख्याल ग्रुप है वो भी अपनी मुशावरत कर रहा है कि क्या करें। तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, वो ना सिर्फ अपोजिशन की बल्कि सब जगह। इसके मुकाबले में देखें आप, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो जलसे करेंगे, इस तरह करेंगे। एक ऐसा सूरत हाल लग रही कि जैसे वो इलेक्शन की तैयारी भी एक स्टार्ट हो गई है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें अगला हफ्ता देखें दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे और आके मुलाकातें करेंगे। उसमें ये तय कि उसमें आके अगला जो लाहे अमल है उसका बताया जाएगा। पीडीएम का इजलास जो हुआ उसमें इजलास में जो डिसाइड हुआ उसमें तो हो गया, लेकिन अब उसके बाद ये है कि अगला लाहे अमल इनका क्या होता है। अच्छा इलियास साहब, जिस तरह से आपने खुद भी मेंशन किया, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ तो अपोजिशन आके दावे करती है कि जो इत्तेहादी हैं
वो नाराज हैं हुकूमत से। दूसरी जानिब इत्तेहादी भी एक क्लियर स्टांस नहीं अपना रहे, उन्होंने भी ऑपोजिशन को भी साथ रखा हुआ है, हुकूमत को भी वो खुश करने की कोशिशों में है। सो इस सिचुएशन में हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। फिर जब नंबर गेम्स की बारी आती है, नंबर गेम की तब भी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। हुकूमत को हमेशा जो कहने सक्सेसफुल होती है सिचुएशन में और ऑपोजिशन को फिर सुबकी होती है। सो इस सारी दिलचस्पी सूरत हाल में हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है और आइंदा आने वाले दिनों में जो PDM ने एक तहरीक का ऐलान किया हुआ है, क्या आपको लगता है कि इनकी तहरीक इतनी इफेक्टिव होगी? देखिए PDM की जानब से जो 23 मार्च का है, तो अब ये 23 मार्च से पहले ये फरवरी के महीने में इतनी तेज़ी आ गई है कि इन हाउस तब्दीली जो जमहूरी तरीका जो कहा जा रहा है कि उसके लिए उन्होंने इतना कर लिया है कि अपोजिशन की जमातें सारी एक पेज पर आ रही हैं, और उसके बाद जो इत्तेहादी हैं उनको इत्तेहादियों को साथ लेके वो आ रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि वो उनका गवर्नमेंट का साथ ना दें, ताकि अगर इत्तेहादी अगर खुश होते तो वो कभी इतना चांस ना देते, इतनी स्पेस ना देते कि जी हम अपनी मुशावरत करके बताएंगे। वाला स्टांस ही ना अब ये जो सूरत हाल है, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? हुकूमत के पास ऑप्शंस देख लें। हुकूमत आज इमरान खान साहब ने अहम इजलास तलब किया है, आज कोर कमेटी का इजलास भी तलब किया। गवर्नमेंट इस बात देख रही है कि अपोजिशन की जो तहरीक है, जो इस वक्त मूवमेंट्स हैं, जो उनके जो वो इकदाम करें वो इतने फिजिबल हैं कि नहीं। आज क्योंकि इजलास में देखेंगे गवर्नमेंट तो बड़ी पुरसुकून थी, क्योंकि जब उन्होंने देखा PDM के इजलास में कोई फैसला डेट नहीं दे सके, अब वो इस चीज़ों को ले रहे हैं कि जी डेट नहीं दे सके, और ना ही इधर के अपोजिशन की जानब से कुछ ऐसी बात इनके इत्तेहादियों की जानब से कोई एकदम दे दिया कि जी हम आपके साथ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में देखेंगे, कोई राब्ते करेंगे, गवर्नमेंट की जानब से भी कोशिश करेंगे, जाने की पूरी कोशिश की। इन सारी बातों के बावजूद जो हम सियासी जोड़ तोड़ बात करते हैं, हुकूमत की ऑप्शन, अपोजिशन की बातचीत, इसके बाद भी तमाम तज्जियाकारों की, सहाफ़ियों की, समझने वालों की सुई एक ही चीज़ पे अटकती है, और सियासतदान भी यही बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम्स के अंदर कि जी एक हाथ है जो हुकूमत के ऊपर है, जब वो उठ जाएगा, जब वो न्यूट्रल हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे, या फिर ये हुकूमत कम से कम कायम नहीं रहेगी। आपके ख्याल में जो न्यूट्रलिटी का फैक्टर है, इसको अब अपोजिशन अपने तौर पे समझ चुकी है कि वो हाथ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के साथ नहीं है, जिसको मुसलसल शेख रशीद साहब क्लेम भी करते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि वो हाथ उनके सर पे आ जाए। तो आपको लगता है कि अब वो सिग्नल उनको कहीं ना कहीं से मिल गया, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, या महज सियासी चाल है जो भी? देखिए जी, न्यूट्रल सूरत हाल है इस वक्त जो देख रहे हैं, क्योंकि वरना अपोजिशन इतनी ज़्यादा, वरना अपोजिशन कहीं ना कहीं मौलाना फजलुर रहमान हो गए, दूसरे हो गए, वो कहीं ना कहीं बात जरूर कर देते हैं कि जी इस वक्त। लेकिन कल मौलाना DI खान में हार गए हैं, उनकी पार्टी का इलेक्शन नहीं जीती, हार गई हैं, लेकिन अब देखें मौलाना का क्या स्टांस आता है। लेकिन मौलाना उस दिन हमने कहा था कि पूछा था उनसे कि जो आप कहते हैं कि न्यूट्रल अंपायर जो हैं, अंपायर हैं, वो आपके साथ हैं, तो वो कहते हैं जी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बहरहाल क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसी क्योंकि सूरत हाल न्यूट्रल है, इस टाइम ओपन स्पेस है, और इस वक्त अपोजिशन की जानब से पूरी कोशिश, अगर हाथ हो तो फिर वो कोई और रिजल्ट। मौलाना वैसे स्टैंड बदलेंगे DI खान का इलेक्शन हारने के बाद, जब कल उनको असद उमर ने इतना बड़ा ताना दिया कि घर संभाला नहीं जाता, हुकूमत गिराने चले हैं, लेकिन पहला मरहला मौलाना की जमात अनएक्सपेक्टेडली जीत गई थी KP में, तो क्या मौलाना का स्टैंड बदलेगा? पहले मैं उन्होंने कहा था कि लगता है कि अंपायर न्यूट्रल है, अब कल हारने के बाद चेंज तो नहीं हो जाएगा? अभी तक तो उनका कोई नहीं अभी बयान है, लेकिन जो सूरत हाल है वो देखें आप डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने एक डिफरेंस ये है कि वो PTI को उधर देखें, एक गंडापुर की यानी कि जो था उनकी बड़ी तहरीक जो थी, वो उन्होंने बड़ी सीटें ली हैं इस मामले में। लेकिन जो सूरत हाल है KP में जो चेंज हुई है, इसमें आप देखें कि क्या सूरत हाल है, इनका क्या स्टांस लेते हैं कि क्विकली मैं चाहूंगी सवाल जरूर करेंगे। वैसे तो इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए, हमें नहीं लगा कि वो हुकूमत में आए, हमें लगता है वो अपोजिशन नहीं है, क्योंकि जो उनकी स्टेटमेंट्स और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, तो अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो प्राइम मिनिस्टर या जो हम कहे वजीर आजम इमरान खान कितने खतरनाक हो सकते हैं। जो जलसों की इन्होंने ऐलान किया, ऑब्वियसली जब अपोजिशन में थे तब जलसे समझ में आते थे, अब एक हुकूमत में रह के जलसे करना और फिर लोगों को ललकारना जलसों में खुले अल्फाज में, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, प्राइम मिनिस्टर का आपने माजी देखा, वो खतरनाक है। जब अपोजिशन में थे वो धरने केले देने के लिए पहुंच जाते थे कंटेनर पर, तो जाहिर है उन्होंने अपना माजी के एक्सपीरियंस के साथ का उन्होंने प्लान किया होगा कि अगर मुझे हटाया गया तो फिर मैं उसके बाद क्या लाहे अमल इख्तियार करूंगा
और फिर मैं सुकून से नहीं बैठने दूंगा, तो यही सियासी मैदान फिर खतरनाक होंगे। तो अब ये देख रहे हैं अपोजिशन वाले, जब ये उन्होंने कहा कि मैं खतरनाक हूँगा बाहर आ, तो अपोजिशन वाले भी उसके बाद मुतहरक हुए और अपनी स्पीड पकड़ी है। आप देख लें शहबाज शरीफ साहब की तो मूवमेंट देख लें, वो तो इतने अग्रेसिव लग रहे हैं इस मामले में। उस दिन मौलाना फजल रहमान उनको कर रहे थे कि जी आप हौसला करें। चलें जी, हम इस पे बात करते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। आपने सुबह इलियास हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पे। दिलचस्प बात कल की मुलाकात की ये थी कि दोनों अतराफ से मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में अब कुछ उस अलमनाक वाक़े की बात करते हैं जी, जिसका तज़किरा हमने प्रोग्राम के आगाज़ में किया। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में लोगों को मावराए अदालत कत्ल को रोकना पाकिस्तान में और रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। सानिया सियालकोट के बाद खानेवाल में भी हमने देखा कि इस वाक़े ने, जो सानिया हुआ 2 दिन पहले, पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इस दिलसोज वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मजम्मत से होता क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 3 दिहाइयों में 63 अफराद को तौहीन मजहब में मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका है, यानी कि लोगों ने खुद से मार दिया उनको, कोई मुकदमे नहीं चले। इब्तदाई तहकीकात ये भी कहती हैं कि हफ्ते के रोज़ खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू में जो मुश्तिल हुजूम है, उसने एक शख्स को मुबैना तौहीन मजहब के बाद बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मकामी अफराद ने पहले इस शख्स को दरख्त से लटकाया, फिर इसको ईंटों और पत्थरों से मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। उस पर तशद्दुद करते रहे। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ट्वीट सामने आई, उनका स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने लिखा कि फ़र्द या ग्रोह की जानिब से कानून हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि मियाँ चन्नू वाक़े में मुलव्विस ज़िम्मेदारों और फ़राइज़ की अदायगी में गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस हवाले से उन्होंने पुलिस के जो IG हैं, सरबराह हैं, उनसे रिपोर्ट भी तलब की है। दूसरी जानिब IG पुलिस जनरल पुलिस जो है राव सरदार अली खान साहब, उनके हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इसकी इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े में 33 अफराद को नामजद जबकि 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर 120 से ज़ायद छापे मारे और 62 के करीब जो मुश्तबा अफराद उनको ज़ेर हिरासत लिया। इस वाक़े पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया और कहा कि बारहा निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और सियालकोट और मियाँ चन्नू जैसे वाक़यात से जो निज़ाम तालीम है वो इसका बहुत अरसे से हिस्सा है। ये मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनज़ली का भी है कि स्कूल, थाना और मिंबर अगर इन तीनों की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार है। चेयरमैन उलमा कौंसिल और वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि तौहीन मज़हब के केसेस की जल्द समाअत की जाए और इस हवाले से कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये वो वाक़यात हैं जो आए रोज़ होते हैं इस मुल्क में और ये रियासत के लिए जिस तरह से अपने आगाज़ में कर बहुत बड़ा चैलेंज। हाफिज़ साहब हैं हमारे साथ लाइन पे, हम हाफिज़ साहब से बात कर लेते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने जब सानिया सियालकोट हुआ था उसको बड़ा ओपन वर्ड्स में कंडेम भी किया था और मुझे याद है आपने हमारे शो में भी इस हवाले से बात की थी और ये वाक़या भी ऐसा ही है। आपकी अपील भी दुरुस्त है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा इंतज़ामी तौर पे। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी बिल्कुल एक मुवाफ़िक ट्वीट है, मुअस्सर ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये निज़ाम को तब्दील करने की बात है, इससे तब्दीली नहीं होगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता वैसियत पाकिस्तान का शहरी की ये तब्दीली शुरू कहाँ से होगी हाफिज़ साहब, और कौन करेगा? इसका कोई जवाब आपके पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि तब्दीली तो देखिए एक वक्त लगता है, ये मर्ज आपका 40-45 साल से है, इसके खात्मे में भी आपको टाइम लगेगा। लेकिन बहरहाल आप ये देखें, सियालकोट का वाकया हो या कल ये खानेवाल का, पूरे मुल्क में एक कंसेंसस है कि ये जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है और पूरा मुल्क मुतालबा कर रहा है कि इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। इससे पहले इस तरह का एक इत्तेफाक राय, कौमी इत्तेफाक राय नहीं होता था। उसके साथ साथ ये भी है कि माजी में हमने देखा कि ऐसे वाकयात के अंदर इफ्तार भट्ट और सियासी लोग मुलव्वस होते रहे हैं। आपने सियालकोट पे भी वजीर आजम साहब का मौक़िफ़ देख लिया और कल भी वजीर आजम साहब का मौक़िफ़ देख लिया और अब तक जो है 85 से ज़ायद लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 300 लोगों पे FIR है और जो मेन कल्प्रिट हैं, जिन्होंने ये मेन जो ये सारा कुछ करने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लिहाजा मैं समझता हूँ अब अगला मरहला सजाओं का है। लिहाजा मैं कल भी हमने जो उलमा मशाइख के इमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब से, जो कि मैं समझता हूँ कि दीन को भी समझते हैं,
अक्ल फहम और शऊर भी रखते हैं, फरासत भी रखते हैं, पाकिस्तान को भी समझते हैं, आलमी हालात भी समझते हैं। मैंने उनसे कल भी रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी, आज भी करता हूँ बहसीयत चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल के कि मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब, जितने भी तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत और इस तरह के बलवा और तोड़ फोड़ और इंसानों के कत्ल के इस तरह के जो वाक़यात हैं, बिलखुसूस या रेप के केसेस हैं छोटे बच्चियों के साथ, उनके स्पीडी ट्रायल कराए जाए, सजाएं दी जाएं। जब आप और उसके साथ साथ बिल्कुल फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है, मुझे उससे 100% इत्तेफाक है कि आपको ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक जो है मेहनत की जरूरत है। आपके पास इस वक्त दो चीजें मौजूद है आईने पाकिस्तान के बाद, एक पैगाम पाकिस्तान और एक जो है कौमी एक्शन प्लान। उस पर वजीर आजम साहब ने कुछ हिदायत भी दी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। हाफिज साहब, अगर हमने जी हाफिज साहब, हिदायत एक तो वज़ीर आज़म ने क्या दी है, आज़म हिदायत तो दे देते हैं और हमें मालूम है कि वज़ीर आज़म कतई तौर पे नहीं चाहते ये सब कुछ हो, कोई भी नहीं चाहता पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वाक़यात हो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं रियासत को अपनी रिट तो इन्फोर्स करनी पड़ेगी। अब कैसे होगी मुझे नहीं पता, आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे अगर कुछ बता सके, चूंकि एक बात आपको भी मालूम है कि ऐसे वाक़यात को, ये पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ऐसा कोई भी वाक़या होता है बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, ऐसे वाक़यात की प्रेजेंटेशंस बना के पाकिस्तान के खिलाफ पेश की जाती है कि जी देखिए इस मुल्क में तो ये हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमें। हाफिज साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं कि पाकिस्तान और भारत के हालात का किसी तौर पर मुकाबला जो है ना आप मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ तो एक एक दिन में 10-10 चर्च चलते हैं, 10-10 मस्जिदों को जो है वो गिराया जाता है, और हिजाब का देख ले, बाकी चीजें। पाकिस्तान में महीनों में कोई एक आध वाकया, पिछले गुज़श्ता पूरे एक साल में 3 वाकयात हुए हैं, नहीं होने चाहिए। लेकिन एक और बात भी जो मैं समझता हूँ, इस पे इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त बात कर लेंगे, वो ये है कि हमें अपने जो इदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारे सलामती के इदारे हैं, हमारी फौज है, कौम को इनकी पुष्ट के ऊपर आगे खड़ा होना है। एक बात याद रखिए, आपकी पुलिस जो है मॉडल टाउन के सानहे के बाद उसका वो मोराल जो है वो वापस नहीं आ सका है। वो डरती है इस बात से कि अगर हम कोई एक्शन करेंगे तो कल हम ही रगड़े में आ जाएंगे, फिर दीन का जहाँ मामला आ जाए, जहाँ इस्लाम का मामला आ जाए, जहाँ कोई अपने मकासदी के लिए दीन का नाम ले ले, मजहब का नाम ले ले, वहाँ और खौफजदा है लोग। तो हमें ये मैंने जैसे कहा कि ये खाली हुकूमत की या उलमा की या मीडिया की नहीं, तमाम तबकात को इसमें अपना किरदार अदा करना है। सही। सबसे पहले आपको अपनी पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये एतमाद देना है कि आपने अगर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और आपने अपनी रिट की और स्टेट की रिट की बहाली के लिए काम किया है, आपने वहशत और दहशत के सामने खड़े हुए हैं, तो कौम भी आपके सामने खड़ी होगी, रियासत भी आपके साथ खड़ी होगी, हुकूमत भी आपके साथ खड़ी होगी। और इसी तरह आपको मैं एक आखिरी बात कह दूं, आपकी पॉलिटिकल और मजहबी जमातों को भी अब सोचना होगा जी, उन्होंने अब तक इस चीज बहुत अहम बात करना है जी, इस हवाले से भी उन्हें फैसला करना होगा। ठीक है। अब सब ये आखिरी वाली बात आपकी मुझे लगता है सबसे अहम है कि जो जिन जमातों के जो भी पैरोकार, जमातों को अपनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये मैसेज देना चाहिए कि ये गलत हो रहा है और ये इस्लाम के मनाफी है जो हो रहा है। इस पर हम बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दिन मनाया जा रहा है। मिर्गी का आलमी दिन हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में मनाया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अचानक बेहोश हो जाना, झटके लगना, दांतों में ज़बान का आ जाना, इस मर्ज की कुछ सिम्टम्स हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मिर्गी जो अगर हम बात करेंगे भूत प्रेत नहीं बल्कि एक दिमागी मर्ज है और दुरुस्त इलाज और बर वक्त दवा लेने से मिर्गी का जो मरीज़ है वो ठीक हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 3 मिलियन के करीब और दुनिया भर में 65 मिलियन अफराद इस मर्ज का शिकार हैं और ये काबिल इलाज एसाबी मर्ज है। लेकिन बदकिस्मती से इस मर्ज के हवाले से
हमारे यहाँ आगाही ना होने के बराबर है। यही वजह है कि हमारे यहाँ इस मर्ज का इलाज नहीं करवाया जाता, और जो मिर्गी के मुतासरा मरीज है उसको कैसे ट्रीट करें, जब मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस हवाले से हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर कासिम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोशिश। डॉक्टर साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है, साहब मसले के लिए आप तशरीफ लाए हमारे पास। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये मिर्गी है क्या, इसकी वजूहात क्या होती हैं? जी, मिर्गी और जो एक झटका है, उस जो झटका है वो एक दफ़ा हो सकता है कि यानी जिस्म का एक साइड का हिलना या पूरा जिस्म हिलना, जब ये बार बार लगने लग जाए तो उसको आप मिर्गी लेबल करते हैं। और मिर्गी जो है ये दो एक्सट्रीम एजेस में आ सकती है, बच्चों में और अडल्ट्स में। बच्चों में ज़्यादातर जो हैं वो हमारे, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी घरों में पैदाइश होती है, हॉस्पिटल्स का यूज़ कम है, तो किसी भी फॉर्म की इन्फेक्शन दिमाग को अगर लग जाए एट बर्थ तो वो कन्वर्ट हो सकती है। या जो इंटर फैमिली मैरिजेस हैं उनमें, कज़न मैरिजेस हैं उनमें जो फैमिली हिस्ट्री है वो चलती जाती है। अच्छा। तो वो भी मिर्गी का हिस्सा बन जाती है और बच्चे की डेवलपमेंट में भी असरअंदाज होती है। और फिर बड़ों में सबसे जो कॉमन है फालिज है, हेड इंजरी है, और फिर उनमें भी जिस तरह आजकल ये कोविड का टाइम चल रहा है तो इन्फेक्शंस हैं, तो ब्रेन की इन्फेक्शंस भी ये कर सकती हैं, मगर जो सबसे बड़ी कॉमन जो है वो फालिज, हेड इंजरी और ये की फैमिली की बीमारियां हैं। जी ठीक है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ सिम्टम्स पे, जैसे कुछ सिम्टम्स तो हमें इन जनरल लोगों को ऑब्जर्व करके हमें पता है, लेकिन ऑब्वियसली कोई इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, कुछ एक्सट्रीम पे होते हैं कि आपको ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, उस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी, तो सिम्टम्स में डिपेंड करता है कि ये झटका जो है दिमाग के किस हिस्से से उठ रहा है। कई बार लोगों को ख़ासतौर पे यंगर जो बच्चे हैं 8 ईयर्स से लेकर 13 या टीनेजर्स तक, उनमें कई बार होता है कि वो क्लास में सिर्फ स्टेयर करने लग जाते हैं और कुछ सेकंड के लिए स्टेयर कर रहे हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ठीक है। एक ये फॉर्म है कि सिम्टम आ सकता है। दूसरा ये है कि एकदम बिहेवियर का चेंज होना, गुस्से में आ जाना या गिर जाना या एक साइड का हिलना शुरू हो जाना या बेहोश हो जाना। तो ये चंद एक बड़े सिम्टम हैं जो कि मिर्गी के मरीजों में देखे जाते हैं। ठीक है। हमारे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक देही बेल्ट से और कहीं ना कहीं हम सब कनेक्टेड ही हैं, ये जो मिथ्स बनी हुई हैं। ठीक है, कहीं किसी मैयत के पास कोई खातून गई, उनको दौरा पड़ गया तो कहा उन पे भूत आ गया, किसी ने गोश्त देख लिया तो उन्हें कहा जी भूत आ गया, या इस पे जो है साया हो गया। और ख़ास तौर पे नौजवान लड़कियों में और गैर शादीशुदा लड़कियों में केसेस बहुत होते हैं रिपोर्टेडली। साइकोलॉजिस्ट से जब हम बात करते हैं, इसका ताल्लुक क्या मिर्गी से है या वाकई भूत प्रेत से? इसका जी ताल्लुक नफ्सियात से है। और इसमें यह है कि अगर आपको, जिस तरह आपने फरमाया कि जनाजे पे खड़े हैं, ऐसा कुछ हुआ, तो अगर एक एक्सट्रीम फॉर्म पे दिमाग को स्ट्रेस पड़ता है तो वो भी झटके की फॉर्म में आ सकता है। और अमेरिकन स्टडीज़ के मुताबिक एटलीस्ट 1 in 100 जो है इन लोगों को कई बार एक झटका ज़िंदगी में लग सकता है। अच्छा। इन वजूहात की वजह से भी, मगर उसका ताल्लुक जिन भूत वगैरह से नहीं होता। ये ज़्यादातर कोई ना कोई अंडरलाइंग वजह होती है। एक तो ये है कि आपको स्ट्रेस पड़ा, एक है कि अगर आपको सोशली कोई स्ट्रेस पड़ रहा है, कोई एग्जाम में आप फेल हो गए, बहुत आपने उसको सदमे की फॉर्म में ले लिया, चल रहा है, किसी चल रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो भी एक इस तरह की फॉर्म में आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, और लोगों ने मुख्तलिफ तरह की, कोई जूती सुंघा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह के मामले भी हमने बहुत प्रैक्टिस देखी है। ट्रीटमेंट क्या है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा कोई इशू हो रहा है तो उस वक्त उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? जी, पहली बात तो ये कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है, यानी कि इसका इलाज है। अच्छा। और बहुत चंद एक एक्सट्रीम फॉर्म्स होती हैं जहाँ पे झटके चलना शुरू होते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, मगर वो बहुत रेयर है। और वो भी ज़्यादातर ऐसे कंडीशन में होते हैं जहाँ पे पैदाइशी फॉर्म आ रही हो, वो ये इस तरह करते हैं। सबसे पहले हम अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और वो भी झटके की फॉर्म जो है उसके मुताबिक दी जाती हैं। अगर वो फेल कर जाएं तो अब जो जदीद इलाज उनमें ये है कि अब सर्जरी भी, न्यूरो सर्जन जो हैं वो दिमाग का हिस्सा अगर हम बता सकें कि इस हिस्से से झटका उठ रहा है तो उसकी वो सर्जरी भी कर सकते हैं। या जो अब एक नई डिवाइस यूज़ हो रही है, वेगन नर्व स्टिमुलेटर्स को कहते हैं, वो आप जिल्द के नीचे लेफ्ट साइड पे अमूमन रखते हैं, जिस तरह हार्ट का पेस मेकर, इस तरह दिमाग का, इसको आप पेस मेकर कहते हैं। उससे भी झटके की फ्रीक्वेंसी को बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर किसी को झटका लग रहा हो तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप मरीज़ को साइड पे लटा दें और कोई मुंह में चीज़ रखने की कोशिश ना करें, कोई उसको सुंघाने की कोशिश ना करें, कोई पानी ना दें। और ये अमूमन झटके 2 से 3 मिनट में टूट जाते हैं अमूमन। और उसके बाद साइड पे एज इन कंफर्टेबल पोजीशन में या एक साइड पे कर दें, ताकि उसकी ज़बान जो है वो बाहर की तरफ आ जाए, पीछे दांतों में ना आए। ठीक है। और वो अपना थूक वगैरह भी हजम ना कर सके। ठीक है। तो वो एस्पिरेट, जिसको कहते हैं कि आप कहीं एस्पिरेट ना कर जाएं, तो साइडवेज बस मरीज को लटा। और ये जो इसका एक फिट होता है वर्ड, एक जो ये जो इसको झटका लगता है, इसका आई हैव हर्ड के सेहत के ऊपर बहुत डीप डाउन
इफेक्ट होता है और बहुत मुतासिर करता है एक झटका। कुछ लोग तो जब मिर्गी लोगों को होती है उनको घर ही रखते हैं कि थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएगा, और उनको झटके लगते रहते हैं। तो ये ओवरऑल कितना डैमेजिंग है एक शख्स की सेहत के लिए जिसको मुसलसल ये झटके लग रहे हैं? जी, ये बहुत आम सवाल आपने किया है, क्योंकि अमूमन मैंने आपको बताया कि झटके टूट जाते हैं लेस देन 2-3 मिनट के अंदर, मगर जो अगर 5 मिनट से ज़्यादा चलना शुरू हो जाए या आधे घंटे के अंदर वक्फे से आना शुरू हो जाए, ये वो मरीज़ है जिसको घर पे नहीं रखना चाहिए, जिसको फ़ौरन आप हॉस्पिटल लेके आएं, क्योंकि ओरल दवाई आप दे नहीं सकेंगे मुंह के ज़रिए, तो वो इंजेक्शन की फॉर्म में देनी पड़ती है। तो झटके का टूटना ज़रूरी है, वरना इसके लॉन्ग टर्म असर दिमाग पे आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जेनेटिक भी है, ये मौरिसी बीमारी है? जी, जेनेटिक फॉर्म भी है, ये जी बिल्कुल फैमिलीज में भी चलती है, मगर उसकी जो प्रेवलेंस है वो कम है। अच्छा, ठीक है। आपने जो कि इसका इशारा किया कि इसका ताल्लुक नफ्सियात से भी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कुछ सजेस्टिव मेजर्स, कुछ ऐसी तजावीज़ दे दें देखने वालों को कि वो या तो इससे खुद भी बच सकें या आसपास वालों को बचा सकें, और इन केस अगर किसी में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको भी वो कुछ इससे प्रिवेंट कर सकें, कुछ अगर तजावीज़ आप देना चाहें? जी, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि जो अगर किसी को स्ट्रेस की फॉर्म में पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो वजह है स्ट्रेस की उसको ढूंढा जाए, उस पर काम किया जाए। शख्स क्यों परेशान है? और उसमें हमारे माशरे में ये एक बहुत डेफिशिएंसी ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, अदारे हैं, वो उसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, और तो इसको उनकी फॉर्म में भी हेल्प करनी चाहिए, स्कूल में बच्चों को टीचर्स के फॉर्म में या एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में, यानी कि साइकोलॉजिकल हेल्प आप सीख कर सकते हैं। बिल्कुल, और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इनको मिर्गी वाकई हो रही है तो इनमें एज अ साइड इफेक्ट साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि जो भी बीमार होगा उसको स्ट्रेस तो फील होगा कि मैं बीमार हूं। बच्चों का आपने चूंकि जिक्र किया, तो ये बच्चों को किस एज में फील होना शुरू हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस चाइल्ड, यानी कि पेरेंट्स को किस एज में ये चीज़ फील करनी चाहिए एंड देन दे शुड इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर? जी, इसमें जो लेस देन 5 साल के बच्चे हैं उनमें एक और रीज़न होता है। कुछ बच्चे हैं जिनको बुखार बहुत तेज़ होता है, अच्छा, 5 साल की कम उम्र में, ठीक है, तो उनको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। उनके भी एक सर्टेन परसेंटेज है जो बड़े होकर भी जिनको झटके लगेंगे। तो इसलिए अगर वालिदैन को ये चीज़ नज़र आ रही है कि बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, उनको झटके लगते हैं, तो उसका आपको फौरन देयर इज समथिंग अनयूजुअल। डॉक्टर साहब, चूंकि मैं बस लास्ट 20 सेकंड्स में चाहूंगी हमारे देखने वालों को कोई पब्लिक मैसेज आप जरूर दीजिएगा। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मिर्गी है ये काबिल इलाज है, और यहाँ पे जो हमारे माशरे में जो उसकी एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी कम है, और अगर कोई मरीज़ इससे मुब्तला है तो उसकी मदद करनी चाहिए और उसका इलाज में उसकी मदद करनी चाहिए। और ये आप जो है इसके लिए अद्वियात भी बहुत ज़्यादा हैं, और आए दिन नई अद्वियात। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। अल्लाह से बड़ी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचाई। मिर्गी के हवाले से आज आलमी दिन है जी। किसी मरीज़ के अंदर कुछ अनयूजुअल झटके लगते हैं, भूत प्रेत नहीं है, दिमागी मसला है, उसको हल करने की कोशिश करें। इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। शरफपुर शरीफ में, जहां पर मैं आज आपको खिलाऊंगी यहाँ की सौगात, यानी यहाँ के हाजी हाकिम अली के गुलाब जामुन, जो कि 100 साल से ज़ायद अरसे से यहाँ पर बना रहे हैं। आए लोगों से पूछते हैं कि उनको यहाँ के गुलाब जामुन की ख़ास बात क्या लगती है और ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाते कैसे हैं। आप कहाँ से हैं? जी, मैं लाहौर से हैं। इनके गुलाब जामुन की क्या खास बात लगती है जो आप लाहौर से शरफपुर आए हैं? अच्छे होते हैं, जायका अच्छा होता है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से गुलाब जामुन खाते हैं? कम से कम 30-35 साल हो गए हैं। 30 वैसे ही है, सेम टेस्ट है? वही टेस्ट है, तकरीबन वही। आप कहाँ से हैं? हम शादरा से। शदरा से आए हैं। अच्छा, तो आप अभी इधर से गुलाब जामुन ले रहे हैं, क्या खास बात लगती है आपको? इनों का टेस्ट अच्छा है, ये चीज़ कहीं से मिलती नहीं है, उधर बनते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो यहाँ से मिलता है। ये हम बचपन से सुनते थे, पापा आ रहे थे लेने, अब हम आ रहे हैं। अच्छा, आप मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन खाते हैं और यहाँ से शरफपुर के गुलाब जामुन खाते हैं, तो टेस्ट का क्या डिफरेंस लगता है आपको? जी, ये बिल्कुल फ्रेश होता है और बिल्कुल ताज़ा बन रहा होता है, कोई इन्हें कोई कंप्लेन नहीं है। जब भी लेके गए कोई किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, हर किसी ने पसंद किया इसको। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मोहम्मद अहमद। आप मुझे बताएं, ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? ये काम मेरे पास दादाबू ने शुरू किया था 1920 में। हाजी हाकिम अली के नाम से ये शॉप है। आप डेली कितने बजे काम स्टार्ट करते हैं? शॉप तो सुबह 7:30 बजे ओपन हो जाती है, तो जो पीछे के वर्कर वगैरह आते हैं हमारे, वो तकरीबन 10 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं
और रात को काम की लिमिट के हिसाब से होता है, जिस दिन काम ज़्यादा हो तो रात को 11 भी बज जाते हैं। आपके गुलाब जामुन की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से आपके पास गुलाब जामुन खाने ज़रूर आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू से वही टेस्ट है जो शुरू से चल रहा है, जो मेरे पास दादाबू से चल रहा है। तो हमारे पास जो कारीगर है, जो लेबर है, वो भी काफ़ी पुरानी है। वो मेरे पर दादाबू के वक्त के जो उनके भी आगे बेटे काम कर रहे हैं हमारे पास आके। तो ये शुरू से बेसिक वही टेस्ट है जो पहले दिन से हमारे शॉप का टेस्ट था। आप गुलाब जामुन मिट्टी के मटके में ही क्यों सर्व करते हैं? बेसिक शुरू से ही चल रहा है, पर दादाबू के वक्त से चल रहा है। उन्होंने स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज से वही चल रहा है। और उसके बाद बाल्टियाँ भी कुछ 5-6 साल हो गए चल रही हैं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जाने होते हैं गुलाब जामुन, तो वो मिट्टी का बर्तन अलाउड नहीं होता वहाँ। तो वो जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री या जिन्होंने दूर कराची वगैरह जहाँ लेके जाने होते हैं, तो वो सेफ चले जाते हैं, मिट्टी का बर्तन तोड़ने का डर होता है। शरदपुर के अलावा आपकी कोई और ब्रांच भी है? जी, शरदपुर के अलावा 5-6 मंथ पहले ठोकर पे रेवन रोड पे हमने शॉप ओपन किया हाजी हाकिम के नाम से। आप गुलाब जामुन बनाते कैसे हैं? हमारे एक मुख्तलिफ तरीका गुलाब जामुन बनाने का, मुख्तलिफ रेसिपी है। आम जैसे सारे बनाते हैं वैसा नहीं है, आम गुलाब जामुन बड़ा होता है, हमारा गुलाब जामुन का साइज़ भी छोटा है और तरीका भी इसका मुख्तलिफ है बनाने का। आए हम चलें आपको दिखाते हैं। ये भी क्या बन रहा है? बेसिक ये खोए को मिक्स कर रहे हैं गुलाब जामुन, जहाँ से खोए में इसको रस्ट को मिक्स करेंगे तो आगे इसका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अच्छा, और इसके नीचे आग क्यों जल रही है? आग इसलिए जा रही है कि कोई थोड़ा सा सख्त होता है तो उसको नरम करने के लिए आग जलाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो खोया होता है ज़्यादा सही तरह मिक्स हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है? इसमें खोया है, अब इसमें सूजी मिक्स होगी और सोडा थोड़ा सा मिक्स होगा, तो फिर इसको अच्छी तरह गूंदेंगे। तो गूंदने के बाद आधा घंटा इनको लिए वैसे ही पड़े रहेंगे इसको मिक्स होने के लिए। तो आधे घंटे बाद जब मिक्स होगा तो फिर अगली इसकी रेसिपी तैयार होगी। इसमें सूजी की और खोए की रेशो क्या है? 15 किलो खोया होता है और 8 किलो सूजी होती है साथ। और इसके बाद बेसिक ये जो रस्त लगी है ना, उसके बाद ये वाला अगला दूसरा स्टेप है, इसको पीछे जाके मिक्स करने के बाद रस्त लगती है, तो फिर ये हमारे छोटे गुलाब जामुन ऐसे तैयार होते हैं। इस गुलाब जामुन का साइज इतना छोटा क्यों है? बेसिक ये शुरू से दादाबू के वक्त से छोटा चल रहा है। हर इंसान का, हर कस्टमर की पहुंच के मुताबिक ये गुलाब जामुन है, मतलब कि जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा मटेरियल लगेगा। छोटा है तो इसके इतने प्राइस में नहीं है गुलाब जामुन की। अच्छा, इसके बाद इसको क्या करते हैं? इसके बाद हम तलाई करेंगे गुलाब जामुन। कम से कम इसको 4 से 5 मिनट चाहिए, तो ये फिर तैयार हो जाते हैं। तलने के बाद गुलाब जामुन को क्या किया जाता है? बेसिक तलने के बाद इनको नीचे लेकर रखने के बाद 2-3 मिनट ठंडे काट के बाद इनको शीरे में डिप किया जाता है। और इस सारे प्रोसीजर को कितना टाइम लग जाता है? कम से कम एक बर्तन को तैयार करने के लिए ना 1 घंटा चाहिए मैक्सिमम। मैंने बहुत सारी जगह से गुलाब जामुन खाए हैं, लेकिन ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। मुस्तनसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर। घरों की तामीर और तज़ीनो आराइश, आर्किटेक्ट का इंतखाब क्यों जरूरी है, प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात होगी। तहरीक पाकिस्तान के मकबूल रहनुमा सरदार अब्दुल रब निश्तर की 64वीं बरसी आज मनाई जा रही है। प्रोग्राम का ये हिस्सा भी बहुत इन्फॉर्मेटिव प्लस इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके लिए हमारे साथ जरूर रहिएगा। आगाज करते हैं निकले तेरी तलाश में से। प्यार का पहला पंजाब की बात हो रही है और देखते हैं कि आज क्या मौजू है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। प्यार का पहला पंजाब, मुस्तनसर हुसैन तार साहब की खूबसूरत तसनीफ़, उस पर हमारी गुफ्तगू हो रही है और गुज़श्ता एक साथ में बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं उन पर हमने बात की तार साहब से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्यार का पहला पंजाब में जिनको हम तारीख़ी हवाले से मुगालते कह सकते हैं, तारीख़ी मुगालते कह सकते हैं, वो दूर होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं, बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज़ या अनकही दास्तानें वो इसमें मौजूद है प्यार का पहला पंजाब में। तो तार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है इसी किताब पर जारी है। तार साहब ये बताइए कि गुज़श्ता किस्त में जिस तरह हमने कहा था कि अमर्ता शेरगिल पे हम बात करेंगे, हाँ जी, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत अफसानवी किरदार जी, तो इस किरदार के हवाले से बताइए। ये गंगाराम मेंशन के एक फ्लैट में रहती थी, आपने इस किताब में लिखा है, तो थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि ये कितना बड़ा किरदार था अमर्ता शेरगिल।
अमरता शेरगिल जो है ये बहुत बड़ा कैरेक्टर लाहौर का और पंजाब का। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बता दूं, अमरता शेरगिल के जो वालिद थे सरदार शेरगिल, वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, बहुत पढ़े लिखे शख्स थे और अल्लामा इकबाल के नज़दीक तरीन दोस्तों में उनका शुमार होता था। और जब मेरा ख्याल है कि भाई जब गए हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए अल्लामा वहाँ पे लंदन, तो फिर पेरिस भी गए हैं। अच्छा, ये खुर्रम शफीक की जो सारी है अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी, उसमें इसका तज़किरा है कि वो पेरिस गए तो पेरिस में उसका बड़ा आलीशान एक पैलेस टाइप घर था सरदार शेरगिल का, तो उसके पास उन्होंने क़याम किया। और सरदार शेरगिल जो था वो बड़ा बाकमाल फ़ोटोग्राफ़र था, नोन फ़ोटोग्राफ़र था, उसको शौक़ था अपने ज़माने का मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरेज वो लेकर सैर सपाटा करके आए जो काबिल दीद मुकामात थे पेरिस में, और वापस आए तो उनको नज़ला और ज़ुकाम हुआ। तो वो शेरगिल ने वो कहने के मैं थोड़ा सा रेस्ट करके ना तो मैं जा रहा हूँ दोबारा, मैं फ़लाँ जो मुकामात है मुझे देखने हैं क्योंकि मैंने चले जाना। अल्लामा साहब ने कहा ठीक। तो शेरगिल ने, सरदार शेरगिल ने कहा कि इकबाल आप ठहर जाओ ना, ये मतलब उसने कहा मैं नहीं ठहर सकता क्योंकि मैंने वो मुकाम देखने वरना मिस हो जाएंगे, मैंने चले जाना है। तो उसने कहा कि अच्छा फिर तुम ये करो कि ये सोफे पे बैठ जाओ, थोड़ी देर सस्ता लो। तो अल्लामा बैठ गए और उनको वो उस वक्त नज़ला ज़ुकाम था और वो यहाँ पे हाथ रख के जैसा बंदा बैठता है, वो नज़ले ज़ुकाम हल्के बुखार की कैफियत में वो बैठे हुए थे आंखें बंद करके। तो सरदार शेरगिल ने उनकी पोर्ट्रेट्स बनाई। अच्छा, उनमें बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये जो हम जनरली अल्लामा की पोर्ट्रेट यूं पे बैठे हुए हैं सोच रहे हैं, तो वो हम उसके ऊपर तरह तरह के लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान का। तो बेसिकली ख्वाब तो उन्होंने देखा, लेकिन उस तस्वीर में एक्चुअली वो नज़ला हुआ था उनका और वो सस्ता रहे। तो ये इनके वालिद थे इसके अमरता के। अच्छा, अब अमरता कि मैं तफसील में नहीं जा सकता कि वो बहुत बड़ी मुसव्वरा थी, किस किस से मुतासर थी, बंगाल स्कूल से भी मुतासर थी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत कलरफुल है, उसकी तफसील में यहाँ नहीं जाया जा सकता। लेकिन वो यहाँ गंगाराम मेंशन में उनका क़याम था, हंगेरियन उनका खामन था और उसका डॉक्टर था। एंड शी डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एट ए वेरी यंग एज, मतलब शी वॉज हार्डली 35 और समथिंग। एंड उसकी चिता जो है वो रावी के किनारों पे जलाई गई। बाद में उसके जो कुछ अजीज़ रिश्तेदार थे, क्योंकि ये जो थी सरदार शेरगिल, इनकी बीवी जो थी वो हंगेरियन थी, तो ये हाफ हंगेरियन थी और हाफ इंडियन या लाहौरन कह लें। तो वो उनके कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने फिर बहुत सारी इनकी पेंटिंग्स भी, यहाँ पे एक पेंटिंग चोरी भी हो गई थी इस्लामाबाद, उसकी बहुत फेमस पेंटिंग थी, म्यूज़ियम में भी हैं। लेकिन ये है कि भाई बड़ा वो कलरफुल कैरेक्टर है अमरता का, अमरता शेरगिल का। और लाहौर की जो और उसकी नुमाइश यहाँ पे हुई वो बहुत उसकी, क्योंकि वो बहुत बाकमाल पेंटर थी और ख़ासतौर पे न्यूड पेंटिंग में और औरतों की पेंटिंग में उसको बहुत दस्तरस हासिल थी। लेकिन एंड शी वाज स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल। तार साहब, अब हम उस मौजू की तरफ आते हैं कि जिसको इस मुख्तसर नशिस्त में रखना बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी से नज़र आती है, क्योंकि उसका अहाता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि आपने उसका जिक्र किया है प्यार का पहला पंजाब में अपनी किताब में, तो सवाल करना तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें हम किसी टाइम तफसीली भी नशिस्त रख सकते हैं। हज़रत वारिस शाह, जो बुज़ुर्गान का आपने जिक्र किया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे बुज़ुर्गों का, और हज़रत वारिस शाह जो है इनकी आपकी मुख्तलिफ़ और किताबों में भी काफ़ी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, तो इनके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि हज़रत वारिस शाह के हवाले से आपकी जो अकीदत है उसका कुछ हाल दीजिए। लेकिन आप जितने सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए अलहदा प्रोग्राम पूरे चाहिए। वारिस शाह को मियाँ मोहम्मद साहब ने कहा है कि सुखन दा वारिस। वाह 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 वाह। तो जो पूरे सुखन का, पंजाबी सुखन का वारिस हो जाए, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। सिर्फ एक जंडियाला शेर खां हम गए, मज़ार पे हाज़िरी दी और ये हनीफ रामी साहब ने और जनरल जिलानी साहब ने ये काम किया।
वरना वहाँ पे आम कब्रिस्तान था, जौड़ भी था एक, तो बाकी कब्रें साफ़ करके तो बादशाह की कब्र अब वहाँ पे वो सारे पढ़ने वाले, हीर पढ़ने वाले इकट्ठे होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ उतना वक्त नहीं है। हीर वारिस शाह जो है इसकी मतलब एक ही चीज़ जो हीर का उन्होंने सरापा बयान किया, वो मैं नहीं कहता कि बहुत सारे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने दुनिया का लिटरेचर है किया है, मुतालिया किया, वो कहते हैं कि किसी हुस्न की, किसी औरत के हुस्न की ऐसी तौसीफ़ दुनिया के किसी और लिटरेचर में नहीं मिलती। और उसमें आप देखिए कि मैंने चाइना की जो किताब लिखी तो उसका नाम रखा पुतली पीकिंग की, क्योंकि वो हीर को तशबीह देता है, पुतली पीखने दी, तो मैंने उसको पीकिंग कर दिया। कुछ का ख्याल है कि पीकिंग है, लेकिन ज़्यादातर उनका क्या पीखने से मुराद है जो पुतलियाँ नचाते हैं ना, पुतली तमाशा करते हैं, उसमें जो पुतली होती है उसको कहते हैं पुतली पीखने दी। पीखना वो जो बाजीगर कह लें या तो वो तमाशा कह लें। और कहते हैं पुतली पीखने दी से नक्श रोम वाले, यानी ग्रीक या रोमन उसके नक्श थे। और हीर जटी तस्वीर कश्मीर दी वगैरह क्या कि मतलब कश्मीर की जो तस्वीर होती है उस तरह है। या उसके नैन ऐसे थे जैसे कंधार से मतलब हमला आवर हो रहे हों। और उसके बाकी सारे सरापा मैं यहाँ क्या बयान करूँ, सिर्फ यही चीज़ जो है इतनी बड़ी है। और इसकी इम्पोर्टेंस की दो चीज़ें कि एक मेरे दोस्त थे मरहूम मुश्ताक भट्ट, अमेरिका गए तो वहाँ पे उनकी सिटीजनशिप मिली, 5-6 साल रहे, वापस आए। तो उन दिनों कम लोग वहाँ जाते थे और कम लोग सिटीजनशिप उनको मिलती थी जी। तो कहने लगे यार तारक, जब वो सिटीजनशिप मिल रही थी ना और उन्होंने मुझसे सारा वो आपसे एक हल्फ लेते हैं कि आप वफादार रहोगे अमेरिका, जाहिर है कि इसके आइन के फलां वो पूरा हल्फ होता है, उठाते हैं। तो मेरे ज़हन में एक ही चीज़ आई कि क्या मैं उसके बाद पंजाबी नहीं रहूँगा। और मेरे ज़हन में हीर की लय आई कि क्या मैं इससे बिछड़ जाऊँगा। दूसरी, गाँव में ये बिल्कुल सही बात है कि मोटी किताब बहुत कम होती है, तो कई मरतबा कसम उठाने के लिए हीर वारिस शाह को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका एक हवाला जो बहुत आला है कि उधम सिंह, वो फिल्म भी बड़ी अच्छी बनी, उधम सिंह की तस्वीर में मैं नहीं चाहता कि वो बदला लेने के गया इंग्लैंड, वहाँ पे 3-4 साल रहा, वही अंग्रेज़ बन के रहा और डायर को मारने के लिए गया। फाइनली ही किल्ड हिम, जो गवर्नर था। तो अदालत में जब उसको कहा गया कि आप कसम उठाओ, ग्रंथ साहब के ऊपर उठानी है या बाइबल के ऊपर या कुरान के, क्योंकि उसने अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, आज़ाद कि मैं एक आज़ाद शख्स हूँ। और तीनों रिलीजन्स का उसने नाम दिया कि मेरा नाम कोई नहीं है, मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा राम मोहम्मद सिंह हो गए, तो अब इनमें से तीनों में से कौन सी किताब फिर तुमने हल्फ उठाना है कि तुम सच कहोगे। तो उसने कहा कि मुझे हीर वारिस शाह ला दे। तो उसने हल्फ हीर वारिस शाह के ऊपर हाथ रख के, तो ये कमाल वारिस शाह का। बहुत शुक्रिया तार साहब। बात यह है कि हज़रत वारिस शाह की शख्सियत ऐसी हमा जहत है, सदियों पे छाई हुई, इतना बड़ा लिटरेचर, इतना खूबसूरत लिटरेचर उन्होंने तख्लीक किया कि उनकी शख्सियत के हवाले से किसी एक जहत का भी इस मुख्तसर नशिस्त में आता नहीं हो सकता। चाहे जाए कि हम उस पूरी शख्सियत पे बात करें। लेकिन बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हज़रत वारिस शाह के हवाले से इस मुख्तसर वक्त पर जितना हो सकता है आपने अपनी अकीदत का हाल दिया है। तार साहब, जो अगली नशिस्त तो हमारी होगी, यानी इसी प्यार का पहला पंजाब के हवाले से जो हमारा अगले हफ्ते का सेगमेंट है, तो पहले से तैयार रहिएगा क्योंकि मैंने बाबा फरीद के हवाले से पूछना है और फिर आपने कहना है कि इस मुख्तसर वक्त में हज़रत बाबा फरीद के हवाले से क्या बयान किया जाए। बहरहाल अगली नशिस्त में तार साहब से अगले सेगमेंट में, अगले हफ्ते जो सेगमेंट होगा निकले तेरी तलाश में, उसमें तार साहब से हज़रत बाबा फरीद के हवाले से भी पूछेंगे और बहुत सारे सवालात हैं जो कि प्यार का पहला पंजाब के हवाले से हैं, वो पूछेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में आप देख रहे थे। इस वक्त आपको पिंड दादन खान लिए चलते हैं जहाँ पे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स की कमी थी, हमने हर जगह टीचर्स की कमी जो है उसको इंशाल्लाह पूरा किया है। उसके बाद
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਸਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे लेके आए हम EOBI ऑफिस यहाँ पे लेके आए हैं ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾਰਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੇਲਮ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ मैं पहले भी जो इलेक्शन लड़ भी रहा था तो मैं दरखास्त दी थी। फवाद चौधरी साहब इस वक्त आवाम से खिताब कर रहे हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा एक्सप्रेसो में आपको वेलकम करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे जब हम घर बनाते हैं तो उसकी ताज़ीन व आराइश हो, उसकी तामीर हो, और अपना घर बनाना हर एक का ख्वाब होता है और उसको मजबूत, उसको खूबसूरत बनाना हर कोई चाहता है। आज हम जानेंगे कि प्लॉट लेने से लेकर घर मुकम्मल बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और एक घर की जो तामीर है उसमें एक आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है। बेसिकली हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे ये प्रैक्टिस है कि लोग आर्किटेक्ट से कंसल्ट तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ अपनी इनपुट भी होते हैं, कुछ टोटली अपनी इनपुट पे डिपेंडेंट होते हैं और उस वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो घर की तामीर और ताज़ीन व आराइश के हवाले से आर्किटेक्ट का रोल इस पे आज बिल्कुल हमारे साथ जाहिद जावेद राजा मौजूद हैं जो पंजाब में बतौर चीफ आर्किटेक्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आजकल इसी शोबे से वाबस्ता है और अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अपनी फर्म रन कर रहे हैं। राजा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी, बहुत शुक्रिया, ग्रेट टू हैव यू। सबसे पहले तो आजकल ये मुझे लगता है इतना अवामी मौजू है जिस पे हम बात करने लगे हैं। एक आर्किटेक्ट एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हवाले से, एक घर के हवाले से या कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो कितना इंपॉर्टेंट होता है जी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके ख्याल में? आर्किटेक्ट या जैसे आप माहिर तामीरात कह सकते हैं एक बहुत बुनियादी रोल अदा करता है किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में। उसको आप कह लीजिए जो थीम डेवलप करता है वो आर्किटेक्ट हमेशा करता है। तो आर्किटेक्ट का बुनियादी रोल ये है कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपके ख्यालात हैं, जिनको आप उस टेक्निकल टर्म्स में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो आर्किटेक्ट बड़ी बासानी अपनी ट्रेनिंग की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो आर्किटेक्ट जो है वो बुनियादी तौर पर मैं कहूँगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं कि मेरा घर इस तरह का होना चाहिए या मेरी बिल्डिंग जो है इस तरह की होनी चाहिए, उसको बड़े आसान तरीके के साथ वो ना सिर्फ उसकी आप कह लीजिए प्लानिंग करता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी चीज़ को प्लान करना और प्लान ऐसे करना कि जिसमें किसी चीज़ की वेस्टेज ना हो और वो तमाम ज़रूरियात को भी उसके मुताबिक हों और उसके बाद उसकी जो उसने जमालियत है, जो मतलब बाहर एस्थेटिक जो है वो भी इतनी शानदार हो कि देखने में आपको भली महसूस हो। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है वो बिल्डिंग में बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो आर्किटेक्ट बहुत सी चीज़ों में आपको गाइड करता है, जैसे मटेरियल की सिलेक्शन में, मटेरियल को कहाँ पे लगाया जाए, किस तरह लगाया जाए, ताकि उसकी सजावट और उसकी जो कीमत है उसका भी ख्याल रखते हैं। फेज में घर बनाने के आर्किटेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम ओवरऑल बात करें विद द पीरियड ऑफ टाइम, आपको क्या लगता है जो आर्किटेक्ट की एक फील्ड है जिसमें लोग कंसल्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अब इसकी तरफ रुझान देना ज़्यादा कर दिया, आपको लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें बेहतरी आई है या लोग अब खुद से भी कुछ अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेकर? नेचुरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा जब मैंने प्रैक्टिस में आया और मैं आर्किटेक्चर फील्ड में मैं जब से काम कर रहा हूँ, तकरीबन 80 से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो उस वक्त ना अभी आर्किटेक्चर का बूम शुरू हुआ था और 70s के बाद लोगों ने आर्किटेक्ट्स को कंसल्ट करना शुरू किया, लेकिन पब्लिक के में इतना ज़्यादा अभी तक रुझान नहीं था। ठीक है, जो जो बिल्डिंग्स बनती गई लोगों ने इसकी उनकी खूबसूरती, उनकी इकनॉमिक्स और उसके स्पेस प्लानिंग की वजह से आर्किटेक्ट्स को कंसल्ट करना शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि अब जो मैंने ये सारा सफ़र जो हमने तय किया और जो मैंने इसको अच्छे तरीके से स्टडी किया, तो मैंने देखा कि लोग इसको अब महसूस कर रहे हैं कि इस फील्ड को, आर्किटेक्चर की फील्ड को इस्तेमाल किया जाए। तो पहले ये होता था कि नॉर्मली लोग कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट ही बुला लेते थे कि जी ये हमारा घर है, हम आप इसको आप तामीर करते हैं और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते थे और उसमें खूबसूरती या जो स्पेस प्लानिंग का एलिमेंट बहुत कम होता था। अब आर्किटेक्ट्स के आने की वजह से क्या हुआ है कि सबसे जो मैं समझता हूँ कि स्पेस इकोनॉमी जो है ना वो हमने हासिल की है आर्किटेक्ट्स की वजह से। उसके अलावा एक मजबूत प्लानिंग की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी महसूस होती हैं, देखने भी महसूस होती हैं और एक पूरी उस सारे सिटीस्केप की आप कह लीजिए बिल्ड एनवायरनमेंट डेवलप करती हैं
ये आर्किटेक्ट का एक बहुत अच्छा रोल है थ्रू द, मैं कहता हूँ आप अगर हिस्ट्री में भी देखें कि जिन आर्टिस्ट ने, जिन आर्किटेक्ट्स ने अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, तो उनके पीछे भी यही थीम होता था कि उन लोगों की जो तमाम ज़रूरियात होती थी और उसके मुताबिक वो डिज़ाइन करते थे और उसको मुहैया करते थे। सर साथ साथ ऑब्वियसली सुनने में ऑब्वियसली आप जब आप पढ़ते भी हैं या आप देखते भी हैं तो एक बड़ी ड्राई सी चीज़ लगती है कि आर्किटेक्ट पढ़ना, नक्शे बनाना, उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कराना, इट्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। लेकिन स्टिल हम चाहेंगे कि आप बहुत सारे, आपने कहा कि लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस है, आप अपनी एजुकेशन के हवाले से बताइएगा और जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं उनको आप किस तरह से गाइड कर सकते हैं? बुनियादी तौर पे आप यकीन करें कि जब मैं आया आर्किटेक्चर में तो मेरा कतन कोई वो नहीं था इम्कान कि मैंने आर्किटेक्चर में आना है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हुए तो फॉर्चुनेटली मेरा आर्किटेक्चर में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने इसको बड़ा ना, चूँकि मैं साइंस स्टूडेंट था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैं FSC करके यूनिवर्सिटी में पहुँचा, तो वहाँ पर ना हमें एकदम आप कह लीजिए कि साइंस से हटा के आर्टिस्टिक सब्जेक्ट्स में हमें डाल दिया गया। तो वो हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल नज़र आया पहले कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट हैं, ये हमें बिल्कुल उसका बैकग्राउंड कोई नहीं है। लेकिन हमारे कुछ असातिज़ा ऐसे थे जिनके बहुत नामवर असातिज़ा, आप डॉक्टर शौकत महमूद साहब का मैं नाम लूँगा, जो बड़े अच्छे मतलब आर्टिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट भी हैं, वो हमारे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और जो बेसिक डिज़ाइन तो उसमें उन्होंने हमें बहुत मदद की। तो मैं समझता हूँ कि वो जो आर्किटेक्चर का उसमें एक मिलाप था, जो कि इंजीनियरिंग और आर्ट का एक मैं कहता हूँ खूबसूरत जो मिलाप था, उसकी वजह से हमें वहाँ जो मौका मिला पढ़ने का, और फिर मैं समझता हूँ कि वो हमारी तमाम जो जनरेशन जिन्होंने आर्किटेक्चर में स्टडी हासिल की और उस प्रैक्टिस में आए, उन्होंने बड़ा अपना रोल अदा किया। और उसके बाद जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं ख़ास तौर पे जो नौजवान मैं समझता हूँ जो ख़वातीन इस सब्जेक्ट में आ रही हैं, इस वक्त मेजॉरिटी जो हैं वो ख़वातीन आर्किटेक्चर में आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि ख़वातीन बुनियादी तौर पर एस्थेटिक सेंस कुदरती तौर पर रखती हैं और ये बेहतर महसूस करती हैं, उसको आसानी से एडजस्ट कर लेती हैं। और इसमें मैं समझता हूँ जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं वो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मैं उनको मजीद बल्कि अच्छा, इसमें एक तो ये कि इस फील्ड में डाइवर्सिटी कैसे मजीद लाई जा सकती है, क्योंकि विद द टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। विद दैट आपने स्पेस इकोनॉमी की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जहाँ पे शहर फैल रहे हैं वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी भी है कि इसकी प्लानिंग की जाए और रोल आर्किटेक्ट का बढ़ जाता है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर के क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, एटमॉस्फेयर के ऊपर, विद दैट डाइवर्सिटी टू ब्रिंग इन दिस फील्ड। ये डाइवर्सिटी, आर्किटेक्चर वैसे भी एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है, इसमें बहुत आप कह लीजिए मतनू है, बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी है। तो इस फील्ड की वैरायटी का फ़ायदा उठाते हुए मैं समझता हूँ कि जैसे कि हमारी अर्बन प्लानिंग है, शहर बढ़ रहे हैं, हमारे शहरों को अगर हम खूबसूरत तरीके से आबाद करें, उनको अच्छे तरीके से आबाद प्लानिंग के साथ, जो कि शहर की आबादी का बुनियादी रोल एक टाउन प्लानर का है, जो कि हम आमतौर पे उसको महसूस नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक टाउन प्लानर को भी बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे इंजीनियर का रोल जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में या आप कह लीजिए वो बहुत ज़्यादा हावी है और लोग उसको समझते हैं कि हर काम इंजीनियर ने करना है। लेकिन मेरा शुरू से ये राय मतलब नज़र के तमाम जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, जो टाउन प्लानर उसको अपना काम करना चाहिए, आर्किटेक्ट को अपना काम करना चाहिए और इंजीनियर्स को अपना काम करना चाहिए। और इन सब की जो कोऑर्डिनेशन है, ये सब मिलके अगर एक अच्छी आप कह लीजिए प्लानिंग करेंगे, अच्छी कोऑर्डिनेशन करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से, तो वो तमाम जो डाइवर्सिफाइड जो इसमें आती हैं किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट में, उसमें बड़े मददगार हो सकते हैं। ठीक है, वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको बीइंग एन आर्किटेक्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते, वो खुद से करने की कोशिश करते हैं या किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे को लगा देते हैं, तो उससे स्पेस का भी नुकसान होता है और वो बेनिफिट नहीं हो पाता। तो अगर इन लास्ट दिस मिनट आप कुछ सजेस्ट कर पाएँ उन लोगों को अपनी स्किल्स की बेस पर कि वो कैसे लेके चले अपने प्रोजेक्ट को ताकि उनकी मदद हो जाए। मेरी तो आम आवाम से ये अपील है कि आप ज़रूर आर्किटेक्ट को कंसल्ट करें, बल्कि हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे जो काउंसिल है वो आम जनरल पब्लिक को इस बात पे आगाही दे रही है कि आप अपने घरों के डिज़ाइन या अपने जो बिल्डिंग के डिज़ाइन है ज़रूर करवाएं। लेकिन यह है कि आर्किटेक्ट्स को पे करते वक्त लोग बाज़ औक़ात ना महसूस करते हैं कि शायद हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, चेक आपका ज़्यादा बन जाता है। हाँ जी वो मतलब वो महसूस करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि आर्किटेक्ट उनकी
सारी इस प्लानिंग के अंदर सारे काम सारे बैकबोन होता है, बैकबोन होते हैं और वो बहुत मददगार होते हैं और आपको वो बहुत हेल्प करते हैं। वो जो कॉस्ट ऑफ खर्च कर रहे होते हैं वो उस फीस के मुकाबले में बहुत कम होती है, जो कि वो आर्किटेक्ट लॉन्ग रन फायदा ज्यादा होता है। ठीक है, इन दी एंड इसके अलावा भी कोई हॉबीज वगैरह है आपकी? काम तो आप हर वक्त इसी फील्ड के अंदर। मैं जब कॉलेज के ज़माने से क्रिकेट का बड़ा शौकीन रहा हूँ। अच्छा। फिर ये ट्रैवलिंग का मुझे हमेशा बड़ा शौक रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बुक्स जो है ना, बुक्स रीडिंग का बड़ा शौकीन हूँ और अभी तक मैं, और सबसे अच्छी बात यह कि जब भी मुझे कोई बुक मिलती है मैं उसको एक सिटिंग में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वाओ, तो ये मेरा एक बुनियादी मुझे शौक है कि मीटिंग जी बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और बड़ी इन्फॉर्मेटिव शुक्रिया जी बातें हम तक। राजा जाहिद जावेद राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चीफ आर्किटेक्ट रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब हैं और उन्होंने अपना तजर्बा भी हमसे शेयर किया विद दैट आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट के उसकी इंपॉर्टेंस की भी बात कि कितना ज़रूरी है अगर आपने घर बनाने और उसमें तमाम तरह चीज़ों को टेक केयर करना एक आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी होती है और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करना पड़ सकते हैं जो बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसी हवाले से हमने बात की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की। देखिए सुपर लीग का जिक्र आती है, हमारा थोड़ा सा टोन भी हाई हो गया, हमारे वोल्टेज भी हाई हो गए थोड़े से। खैर हाई वोल्टेज मुकाबले जारी हैं और लाहौर में जारी हैं। लेवल इज अप, करंट इज देयर और सारी टीम्स जबरदस्त परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं एक्सेप्ट वन। खैर इवेंट के 19वें मैच में कल कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को हराना था लेकिन नहीं हरा सकी। पहले बैटिंग की दावत दी पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। हजरतुल्लाह ज़ज़ई और मोहम्मद हारिस ने कराची किंग्स के खिलाफ 97 रन को ओपनिंग स्टैंड फराहम किया और ज़ज़ई की अगर बात करें, जबकि मोहम्मद हारिस ने, ज़ज़ई ने 52 और मोहम्मद हारिस ने 49 रन की उम्दा इनिंग भी खेली। ज़ल्मी की जानिब से शुएब मलिक ने 31 और बेन कटिंग ने 26 रन बनाए और अपनी टीम के मजमूई स्कोर को काबिल कदर बनाने में अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से क्रिस जॉर्डन कामयाब बॉलर है, इन्होंने 41 रन के बस 3 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। मोहम्मद नबी, कासिम अकरम और उमैद आसिफ के हिस्से में एक विकेट आई, मगर कराची किंग्स की पूरी टीम इस 194 रन के ताक़ुब में मुकर्रर 20 ओवर्स में सिर्फ 138 का तो जिक्र करना। कराची किंग्स का छक्का लगा है कि वो 6 मैच अच्छा चलिए ठीक है, लाहौर के अंदर मैच जीत गया जी। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये हुआ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बहुत अहम खिलाड़ी शाहिद आफरीदी साहब ने कल कहा है कि उनकी कमर की तकलीफ बहुत बढ़ गई है और उसके बाद वो PSL 7 मजीद नहीं खेल सकेंगे और PSL को अच्छे नोट पर ख़त्म करना चाहते हैं और उनके लिए खेलना मुमकिन नहीं है। सिर्फ 7 में अपने मदाहों के लिए खेला उन्होंने कहा। और मदाहों के लिए खेला? हाँ। अभी कह रहे हैं मैं लीग्स खेलूंगा। अच्छा चलें, मिर्जा साहब आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरमला, आपको भी और इमरान दो। लाला ये सबसे पहले मेरे साथ बताइए, मद्दाह से मुराद शायकीन है या चेक हैं? जिसकी वजह से कल लाला कह रहे थे कि बाकी लीग्स तो मैं खेलूंगा, PSL से मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मद्दाह से वाकई मुराद मद्दाह है? खेल तो रहे लाला, मुकम्मल रिटायर तो नहीं हुए? वाकई में मद्दा से मुराद अरमला सही कह रही है कि मद्दा है, क्योंकि शाहिद आफरीदी की फैन फॉलोइंग, हालांकि 2016 में वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए, 6 साल हो गए, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग अब भी है। इस PSL में भी उनकी कमर में प्रॉब्लम थी, पिछली PSL में भी जब वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल रहे थे वो चंद मैचेस खेले और इस दफा भी गालिबन नदीम उमर जो ओनर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, उनके इसरार पर शाहिद आफरीदी ने ज्वाइन किया। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को इमरान 3 झटके लगे। पहले मोहम्मद हसनैन चले गए जिनका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक हो गया, फिर मोहम्मद नवाज के पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो चले गए और अब शाहिद आफरीदी चले गए। इसके बावजूद चांसेस है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। ठीक हो गया। लाला के हवाले से तो कह दिया, ऑब्वियसली उनके के जो फैंस हैं, जो उनकी वजह से भी बहुत सारे लोग देखते रहे हैं, वो ऑब्वियसली लाला को मिस करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आइंदा कुछ लीग्स खेलेंगे और देखने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ मिर्जा साहब, कराची किंग्स, इमरान ने सुबह से 2 दफा कहा है कि छिक्का लगाया कराची किंग्स ने, 6 के 6 मैच मतलब हारी गए, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये क्या हुआ है कराची किंग्स के साथ? जब बुरा वक्त आता है तो फिर इमरान भी तनकीद शुरू कर देते कि छक्का लगाया, बुरा वक्त तो किसी पर भी आ जाता है। मिर्जा साहब के दिल से निकली है कराची के लिए ये बात है, तो आप फिर दिल से कराची वाले ना मिर्जा साहब? दिल से ना, आप जैसे इस्लामाबाद को सपोर्ट करते हैं, अरमला लाहौर को करती हूँ बिल्कुल। लेकिन ये कराची किंग्स की जो है आपका अपना नहीं है, ये अब HBL PSL 7 है। कराची किंग्स की शिकस्त की बुनियादी वजह मैं समझता हूँ टीम का सिलेक्शन नहीं था और सही नहीं था
और बाबर आजम जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, अब आप देखें पूरे ये जो 7-6 मैच हुए कराची किंग्स के, 6 मैचों में सिर्फ 2 बैट्समैन 100 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुए ओवरऑल। 253 रन बाबर आजम के और 133 रन शर्जील खान के, उसके अलावा कोई बैट्समैन नहीं बना सका। अच्छा, कता कलामी की माजरत, ये जो आपने टीम सिलेक्शन वाला पॉइंट उठाया ये सबसे अहम है, तो यहाँ पे मैं फिर आपसे अगर ये पूछूं कि क्या ये टीम सिलेक्शन कप्तान की मर्जी से नहीं हुई थी, बाबर आजम का इसमें कोई रोल नहीं था, और अगर उनका कोई रोल नहीं था तो फिर किसका रोल था? कराची किंग्स की इस टीम सिलेक्शन, पूरे टीम सिलेक्शन का जिम्मेदार कौन है, इतने बड़े शहर की इतनी बड़ी टीम की हार का, इतनी बुरी हार का? देखिए इमरान, असल तो वसीम अकरम थे ना जो प्रेसिडेंट हैं और बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, वो मौजूद भी थे जब ड्राफ्टिंग हो रही थी। फिर फैसल मिर्जा जो 3-4 बरस तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स रिक्रूटमेंट मैनेजर रहे, उनको बहुत कुछ पता है, वो भी उनके साथ थे। और मुझे लग रहा है, आप सही कह रहे हैं, चहमगोइयां हो रही है क्रिकेट के हलकों में कि शायद बाबर आजम का इनपुट नहीं लिया गया, और जो टीम सेलेक्ट की गई उसमें आप देखें कोई लेग स्पिनर ही नहीं है कराची किंग्स में, तो और सब जगह लेग स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे इमरान ताहिर हो, चाहे राशिद खान हो, चाहे शादाब खान हो, सारे। लेकिन कराची किंग्स की बॉलिंग भी हल्की, अगर आमिर चले फर्ज किया अनफिट हो गए तो क्या आपके पास कोई बैकअप नहीं जो मौजूद था? तो बहुत सारे जो मसाइल हैं कराची किंग्स के साथ, और बाबर आजम पे प्रेशर पड़ रहा है, अब उन्हें तनकीद का हदफ बनाया जा रहा है। उन्होंने 253 रन 210 गेंदों पर बनाए, उनका 120 का एवरेज है, और लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जी 6 इनिंग्स में सिर्फ 1 छक्का लगाया। तो बाबर आजम स्टेडी प्लेयर है, वो जिस तरह से जब ओपन करते हैं T20 में तो रिजवान जारहाना अंदाज इख्तियार करते हैं, बाबर जो है वो ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं जी। तो मेरे ख्याल में बाबर पे तनकीद, यानी उन पे तनकीद जस्टिफाइड नहीं है, आपका कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली एक बाबर आजम पूरी टीम को तो नहीं चला सकते अनटिल अनलेस एग्जैक्टली कि बहुत सारे प्लेयर्स उसमें परफॉर्म ना करें। मिर्जा साहब, ओवरऑल पीएसएल का जो थ्रिल है वो अब हमें नजर आ रहा है, मैचेस फंस रहे हैं, फिर जो टीम से एकदम से लगता है ये टीम जीत रही है, या फिर दूसरी टीम एकदम से उभर के आती है, जो ये थ्रिल और एक्साइटमेंट है पीएसएल की, आपको लग रहा है कि बहुत आगे जाके मजीद ज्यादा होने वाली है? बिल्कुल अरमला, बाबर आजम के हवाले से एक जुमला कहते हुए मैं इसका जवाब दूंगा कि बाबर आजम पूरे घर का वाहिद कमाने वाला है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है सही कह रहे हैं आप कि वो बेचारे पे बहुत सारा इतनी बड़ी टीम की कफालत मुश्किल है। सही कह रहे हैं। वो कफालत प्रोग्राम जो है वो भी हो सकता है और एहसास प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकता है। दूसरी चीज, अगर नहीं, अब तो सेहत कार्ड की जरूरत है टीम को। लाहौर की, अगर आप लाहौर की बात करें इमरान, तो देखें और अरमला कि लाहौर में एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर नजर आया है। शायकीन क्रिकेट अभी 50% की इजाजत है, 15 फरवरी के बाद शायद 100% हो जाए। और जो लोग प्ले कार्ड लेकर आ रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं, कराची में बदकिस्मती है, बच्चे बाहर खड़े हुए थे, नहीं जा सकते थे, लेकिन लाहौर में डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। और जो 27 फरवरी नजदीक आएगी, ये एटमॉस्फेयर जो है वो बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा एडवांटेज इसका किसको होगा? लाहौर कलंदर्स। मैं वही कहने लगा था, ये कलंदर्स क्या चाहते हैं? उन्होंने तो अनबीटन मुल्तान सुल्तान को हरा दिया, और मुल्तान सुल्तान का जो टीम कॉम्बिनेशन है, कल किसी ने बड़ी अच्छी ट्वीट की हुई थी कि अगर ये आईपीएल में होता तो 200 करोड़ तक भी इसकी बोली लगती शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि इतना अच्छा बॉल कर रहा है और बहुत जबरदस्त कल 2 विकेटें खासतौर पे जो उन्होंने 2 विकेटें कल ली, बहुत ही कमाल की थी। तो अब आगे बढ़ते हुए आप कलंदर्स का पेस आपको ऐसा लग रहा है कि दे कैन बी द विनर ऑफ PSL 7, क्योंकि पहले तो सारी राय मुल्तान के हक में थी। वो इंशाल्लाह कह रही है मतलब, लेकिन देखें अभी शुरू, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, क्योंकि T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जब प्ले ऑफ में जाएंगे कोई भी बुरा दिन आ सकता है। जैसे आप देखें मुल्तान सुल्तान अनबीटन आ रही थी ना कराची लेग से, और फिर उसके बाद आते एक मैच हार गई, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ट्यून अप हो गई है, टीम बड़ी अच्छी है। लास्ट 20 सेकंड मेरे साहब, ज़ल्मी उठती हुई दिखाई दे रही है आपको? नीचे से ऊपर आ जाएगी, कुछ कर लेगी ज़ल्मी? मैच जीती है लगता ये है कि प्ले ऑफ के लिए ज़ल्मी जाएगी। कोयटा और ज़ल्मी में मुकाबला होगा, और इस्लामाबाद आई थिंक दे विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ। खुशी से कह मिर्जा साहब, इतने हैवी हार्ट से आप क्यों कह रहे हैं? हैवी हार्ट से कहेंगे मिर्जा साहब, कोई बात नहीं, मैं आपका दुख समझूंगी। कराची के साथ जब हुआ था तो हम लाहौर वाले भी इसी तरह से दुआस थे। अब नाज़रीन, ये कराची और लाहौर आपस में मिल गए, आपने देखा है। इस्लामाबाद के अगेंस्ट पार्टी हो गई, जैसे सरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिल गए। अल्लाह हर जगह सियासत इनकी रहती है। हाँ, मैं इमरान खान की तरफ हूँ। खैर, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, सॉरी फॉर द नोक जोक, लेकिन इसी में मजा आता है। उसको जरा आंखें हमारी खुली रहती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस, आपने हमारे सामने रखा। मिर्जा इकबाल बेग साहब बता रहे थे PSL 7 के हवाले से, और कराची फिर हार गया, लेकिन वी स्टिल कैन से कराची अगर थोड़ा सा प्ले ऑफ में नहीं भी जाता, लेकिन अगर अच्छी क्रिकेट खेले तो फिर में फैंस थोड़ा सा मुतमईन हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के जो दरीना साथी हैं और तहरीक पाकिस्तान के मकबूल रहनुमा सरदार अब्दुर्रब निश्तर की, जिनकी 64वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सरदार अब्दुर्रब निश्तर 13 जून 1899 में पेशावर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक यूरोप के काकड़ घराने से था और आपने इब्तदाई तालीम आबाई इलाके से हासिल की और पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद अलीगढ़ से कानून की डिग्री हासिल की। सरदार अब्दुर्रब निश्तर ने 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में बहैसियत कारकुन शमूलियत इख्तियार की और 1927 में अमली सियासत का आगाज़ किया। आपकी तकरीर में मोहब्बत, उल्फत, भाईचारा, इस्लाम की खुशबू की महक होती थी और वो आखिरी वक्त तक तसव्वुरात इकबाल और कायदे आज़म की क़यादत के अमीन थे। आप जो जवानी में एक उभरते हुए शायर और उनकी जो खुशगवार शख्सियत थे उसका भी एक नमूना थे। 1946 की शिमला कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म अपने साथ जिन 3 मुस्लिम लीगी रहनुमाओं को लेकर गए उनमें सरदार अब्दुर्रब निश्तर भी शामिल थे। आपने करारदाद मकासद की मंजूरी में भी अहम किरदार अदा किया। 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साल असम्बली की हलफबरदारी की तकरीब में जिन 53 आदमियों ने रुकनीत रजिस्टर पर दस्तखत किए उनमें भी सरदार साहब शामिल थे। 14 अगस्त 1947 की अहम तकरीब में इंतजामात के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अब्दुर्रब निश्तर का इंतखाब किया। हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत में आपके पास वजारत मवासलात थी और क़याम पाकिस्तान के बाद आपको दोबारा वज़ीर मवासलात बनाया गया। अगस्त 1949 से नवंबर 1951 तक आपने बतौर गवर्नर पंजाब खिदमात सर अंजाम दी। आपको कायदे आज़म के मज़ार में शहीद लियाकत अली खान की कब्र के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। आपकी खिदमात के एतराफ़ में कराची का निश्तर पार्क और निश्तर रोड, जबकि निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान भी उन्हीं के नाम से मंसूब किया गया है। आज हम इस अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सरदार अब्दुर्रब निश्तर साहब का जिक्र हमने किया, खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे। अब थोड़ा सा एक लाइटर नोट के ऊपर एक स्टोरी एंड देन आपसे इजाज़त चाहेंगे। स्कर्दू में कश्ती रानी और जीप रेस के दिलचस्प मुकाबले हुए जी। विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। पहाड़ी रास्ते, माहिर ड्राइवर्स, शानदार मुजाहिरा किया गया और बर्फीले सहरा में पुरानी और नई 4x4 गाड़ियां हमें दौड़ती नजर आई। दरिया के माहिर मल्लाहों ने दरियाए सिंध की नीलगू बर्फानी पानियों में देसी साख्ता कश्तियां भी दौड़ाई और ये मनाजिर आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दिलचस्प मनाजिर हैं और ये खूबसूरत और दिलचस्प मनाजिर हमने आपको दिखाए। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।